Hello everyone, myself Assistant Professor Gayatri Nayak. In my today's class, I'm going to cover a few important concepts. We'll start with the first one, that is trade barrier. When I say trade barrier, it means there is certain government laws, regulations, policies or practice that either protect domestic product from the foreign competitions or artificially stimulates exporters of particular domestic product. The trade barrier, we would like to categorize our trade barrier into three broad category. One is tariff barrier, second one is non-tariff barrier, and third one is quotas. So let me explain in a very simple term what do you mean by trade barrier. It would be for example जैसे कि एक local producers है उसको threat हो सकता है international producers से, foreign producers से, because there can be a cutthroat competition between a local producer and a foreign producer. तो इसके चलते गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो कॉम्पिटिशन्स को एमिट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रैक्टिस क्रिएट करती है जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बच जाता है, किससे, दैट इज फॉरेन कंपटीशन से बच जाता है. ठीक है, इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर खुश होता है एंड ही कैन सर्वाइव इन ए मोर एफिशिएंट मैनर because he is a local producer and he is afraid of the cutthroat competition which is going throughout the international market. Let me categorize our trade barrier into first broad category, that is tariff barrier. When I say tariff barrier, tariff मतलब क्या होता है, a duty होता है. क्या होता है, a duty, और हम उसको tax बोलते हैं. ठीक है, तो a duty और a tax ये किसके ऊपर लिव्ड होता है, अपॉन द गुड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कस्टम एरिया टू अनदर. ठीक है, either for protective और revenue purposes. ठीक है, तो एक जोन है, एक कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी. तो कंट्री ए से गुड्स फ्लो हो रहा है कंट्री बी में, तो यहाँ पे एक टैरिफ बैरियर हम लोग क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं इन दोनों के बीच में. तो वो कैसे इम्पोज होता है, टैरिफ बैरियर क्या होता है, एक ड्यूटी होता है, एक टैक्स होता है. वो लिव्ड मतलब वो चार्ज कौन करता है, सपोज कंट्री बी करता है. ठीक है, वो गुड्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंट्री ए से ट्रांसपोर्ट होके कंट्री बी में आ रहा है, मतलब एक कस्टम एरिया से दूसरे कस्टम एरिया में आ रहा है. और ये टैरिफ बैरियर क्यों किया जाता है, फॉर आर प्रोटेक्टिव और फॉर रेवेन्यू पर्पस, आइदर फॉर द प्रोटेक्टिव और फॉर द रेवेन्यू पर्पस. या तो हमें क्या करना है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, या फिर क्या करना है, ये टैरिफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर वन. सेकेंड क्या बोला है कि टैरिफ रेज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड. फॉर एग्जाम्पल एक इम्पोर्टेड गुड का प्राइस है 100 रुपीज, अगर उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल टैरिफ अमाउंटेड कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹25, इन दैट केस वही गुड जो 100 रुपीज का है वो मुझे कितने में मिल रहा है, 125 में मिल रहा है. तो टैरिफ के चलते क्या हो जाता है, इट रेज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड एंड इसके चलते thus making them generally less competitive within the market of the importing country. For example, वही गुड्स इंडिया में 110 में मिल रहा है और वही गुड्स में अगर इंपोर्टेड कर रही हूँ तो मुझे वो 125 में मिलेगा. इन दैट केस ये क्या हो गई, एक अच्छी बात किसके लिए हो गई है, दैट इज हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनके लिए अच्छी हो गई, बिकॉज इसके चलते क्या होता है, लेस कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट होता है. ठीक है, इंपोर्टिंग कंट्री में, unless that country does not produce the item so tariffied. ठीक है, the tariff most frequently encountered in foreign trades are, जैसे कि टैरिफ ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन. कंपनीज जो भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं सी, लैंड और इन द एयर, या फिर टैरिफ ऑफ इंटरनेशनल केबल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन कंपनीज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट विल गो विद द नॉन टैरिफ. नॉन टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ आर बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड थ्रू मेजर्स अदर देन डायरेक्ट इम्पोजिशंस ऑफ टैरिफ. टैरिफ मतलब क्या होगा, डायरेक्टली आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज किया जाएगा, आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा. वेरेज जब मैं नॉन टैरिफ के बारे में बात कर रही हूँ वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा. ठीक है, वो आपको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा अदर मेजर्स अदर देन द डायरेक्ट इम्पोजिशंस ऑफ टैरिफ. ठीक है, डायरेक्ट टैरिफ में क्या होगा, डायरेक्ट इम्पोजिशन होगा. ठीक है, वेर इज नॉन टैरिफ में क्या होगा, आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिस में ऑल्सो इंक्लूड मेजर्स सच एज क्वालिटी एंड द कंटेंट रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए एंड कंट्री बी है, कंट्री बी को कोई गुड्स एक्सपोर्टेड मतलब इम्पोर्टेड करा के लेना है, इन दैट केस उनको वही क्वालिटी में चाहिए, वही कंटेंट में चाहिए. ठीक है, सो दिस में इंक्लूड मेजर्स सच एज क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर इम्पोर्टेड goods
और सब्सिडीज टू लोकल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इसके चलते बाय एस्टेब्लिशिंग दैट क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट। मुझे यही क्वालिटी में चाहिए, मुझे यही कंटेंट में चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, यू आर वेलकम, अगर आप नहीं दे सकते हो तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज ओनली प्रोडक्ट कैन बी imported that meets certain criteria. If you are compiling with all the that quality and content requirement, then only you are capable enough to export goods to our country. Otherwise you are not being like आपको allow नहीं करेंगे आपके goods को हम अपने देश में लाए, बिकॉज वी आर स्ट्रिक्ट विद आवर क्वालिटी एंड द कंटेंट रिक्वायरमेंट, वी आर वेरी मच स्पेसिफिक एनफ। थर्ड विल प्रोसीड विद द कोटास। कोटास मतलब क्या होता है? कोटास, वी कैन से कोटास आर रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी or monetary value of a specific goods or service that can be imported over a certain period of time. कोटास को हम सिंपल टर्म में ये एक्सप्लेन कराएंगे कि कोटास किस केस में डील करता है? क्वांटिटीज में डील करता है। व्हेन आई से नॉन टैरिफ बैरियर, इट डील विद द क्वालिटी एंड द रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जब मैं कोटास के बारे में बात करूंगी, इट मोर ओवर टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कि आपको इतना ही अमाउंट में गुड्स इंपोर्टेड कराना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $50 में ही आपको गुड्स इंपोर्टेड कराना है, आपने मॉनेटरी वैल्यू इंपोज कर दिया। ठीक है, इतने ही क्वांटिटी, मतलब 10 किलो से आप इंपोर्ट करवा सकते हो, तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज आपको ये इंपोज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे द आइडिया बिहाइंड, रीजन क्या था कोटा के, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो लोकल मार्केट्स में जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका भी अगर हम लोग फॉरेन मार्केट से भी बल्क क्वांटिटी में अगर हम इंपोर्टेड कराएंगे, इन दैट केस हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कोटास मतलब क्या है, लिमिट कर दिया गया है कि आपको इतने ही क्वांटिटी तक अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। सो वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव product in the local market, which increases demand for local goods and services. ठीक है, next we'll go with that is bilateral trade agreement. बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये किसका है? दैट इज WTO का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। इनके कुछ रूल्स है, स्पेसिफिकेशन है जिसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा। द कंट्री इन्वॉल्व्ड प्रोवाइड ईच अदर एक्सेस टू द मार्केट। जब मैं बोलती हूँ बायलैटरल मतलब क्या है, इट इज इन अ डुअल मैनर। ठीक है, मैं आपके मार्केट में एक्सेस कर सकती हूँ, आप मेरे मार्केट में आके एक्सेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा, इट विल लीड टू अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाएगा। The agreement also create an environment that promote fairness. So bilateral trade agreement से it create an environment that would promote the fairness. ठीक है, since a set of rules in business operations is observed, there are 5 areas covered by a bilateral agreement. 5 area important area है जो cover करता है। First area है that is elimination of tariff and trade related taxes. तो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ डील कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो क्या करेंगे, ये एग्रीमेंट के तहत वो लोग एलिमिनेट करेंगे टैरिफ एंड ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस। जो भी ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस है, टैरिफ है, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो इससे क्या बेटरमेंट होगा, तो दो कंट्रीज के जो कंपनीज है, दे कैन एंजॉय अ प्राइस एडवांटेज। व्हाट दे कैन एंजॉय, दे कैन एंजॉय अ प्राइस एडवांटेज इन ए मोर इफेक्टिव मैनर। सेकेंड यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट। जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है विल नॉट ऑफर प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट। वो लोग लो कॉस्ट में प्रोडक्ट ऑफर नहीं करेंगे। अगर लो कॉस्ट में प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 3 कंट्री हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी ये एक्सपोर्टेड करते हैं गुड्स कंट्री सी को, तो जो लो प्राइस में सप्लाई करेगा तो वो कंट्री सी क्या करेगा, उसको ही ऑर्डर देगा, उसको ही टेंडर देगा इन दैट केस। तो यहाँ पे क्या बोला गया ये एग्रीमेंट के तहत कि जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो लोग अपना प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे नहीं बेचेंगे। दैट इज इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट ओनली टू गेन अ बिगर शेयर इन द मार्केट, देन इट हैज टू बी अवॉइडेड। समझ में आया कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है 10 रुपीज, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू एंटर, यू वांटेड टू कैप्चर द मार्केट, for that purpose you are selling your product at a lower price, for example at ₹7. This is ethically wrong and you shouldn't be doing this. So bilateral agreements does not encourage this kind of things. ठीक है,
थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज द कंट्री विल नॉट यूज अनफेयर सब्सिडीज. कंट्री क्या करेगी? अनफेयर सब्सिडी बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी. ठीक है. फोर्थ वन इज स्टैंडर्डाइज बिजनेस ऑपरेशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइज बिजनेस ऑपरेशन सच एज लेबर स्टैंडर्ड्स, environmental protections. Exporter operates in a higher playing field. तो यहाँ पे it talks more about कि हमारा सबके जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है डब्ल्यूटीओ में, ठीक है, वो लोग का जो बिजनेस ऑपरेशन होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा, लेबर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के होंगे. मतलब वी विल गोइंग टू पे अ फेयर वेजेस टू द लेबर irrespective of whichever countries they belongs to. There should be those products which you are producing, it should be environmental friendly, it should be environmental protections towards. ठीक है. एक्सपोर्टर्स ऑपरेटिंग इन अ हाई प्लेइंग फील्ड. जो भी एक्सपोर्टर्स है वो लोग ऑपरेट किस पे करेंगे? दैट इज लेवल प्लेइंग फील्ड में. ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या बोला? द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स नॉट स्टीलिंग द इनोवेटिव गुड्स ऑफ अदर एक्सपोर्टर. फॉर एग्जांपल ये एक्सपोर्टर के कंट्री में ये जो गुड्स है वो काफी इनोवेटिव है, तो मैं उसको स्टील कर सकती हूँ क्या? नहीं. अकॉर्डिंग टू द बायोलैटरल एग्रीमेंट one country shouldn't be doing this kind of stealing operations, that is not stealing the innovative goods from the other exporter. Next, would like to start with multinational corporations. So multinational corporations का फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी. फॉर एग्जांपल यूएस बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में अपना एक कंपनी और एक मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट करना चाहती है. तो यूएस की कंपनी जहां पे वो एस्टेब्लिश हुई है उसको होम कंट्री बोलेंगे. एंड वो जहां पे बिजनेस दे रही है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट कंट्री बोलेंगे. क्या बोलेंगे? होस्ट कंट्री. तो व्हेन आई टॉक अबाउट एमएनसी, एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन वन कंट्री. ठीक है. उसको हम बोलते हैं होम कंट्री. मतलब इनकॉर्पोरेटेड वन कंट्री, वहां पे वो सेटअप हुआ है. ठीक है. उसका हेडक्वार्टर वहां पे हुआ है. सेकेंड, बट those operations extend behind the home country. मतलब उसका जो operation it is not only restricted in the home country and which carry on business in other country. ये क्या करती है? अपनी business जो है वो other countries में भी करती है, और उस countries को हम क्या बोलते हैं? host country in addition to the home country. home country में उसका headquarter है and बाकी बहुत सारे countries में उनके बहुत सारे business operation conduct होते हैं, उसको हम लोग host countries बोलते हैं. ठीक है. It must be emphasizes that the headquarter of a multinational companies are located in the home country. It is very obvious in nature, that is इसका जो headquarter कहाँ पे होगा? home country में ही होगा. ठीक है. So we'll start with the first point, that is features of multinational corporation. जो first features है that is huge asset and turnover. Huge asset and turnover यहाँ पे क्या आएगा? That would be one of the biggest advantage, that is because of operation at a global basis. आपका जो operation है it has been internationally worldwide है. ठीक है. So आपका जो operation it is on a global basis. MNC have huge physical and financial asset. MNC के पास क्या आ जाता है? Physicals and financial assets बहुत ज्यादा आ जाता है. And because of huge physicals and financial asset which also result in high turnover. इससे क्या होता है? आपका सेल्स जो है MNC का वो काफी बढ़ जाता है. इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं in terms of हम ले ले एसेट ले ले टर्नओवर ले ले, many MNC जो भी बहुत सारे जो MNCs are bigger than national economics of several countries. तो बहुत सारे कंट्रीज के लिए जो MNC है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ है, बिकॉज वी कैन से कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है विच इज बीन क्रिएटेड फॉर आवर पीपल. We'll going with the second point, that is international operations through a network of branches. तो MNC का जो प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस है जो बहुत सारे कंट्रीज में होता है, इससे क्या होता है? एक नेटवर्क क्रिएट होता है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस क्रिएट होता है, नेटवर्क ऑफ सब्सिडीज एंड एफिलिएट्स इन मेनी होस्ट कंट्री. थर्ड पॉइंट इज यूनिट ऑफ कंट्रोल. यूनिट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या बोला है? दैट इज MNCs are characterized by the unit of control. MNC का जो बिजनेस एक्टिविटी है और उसके जो ब्रांचेस है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह स्प्रेडेड आउट है थ्रू हेड ऑफिस. हेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? होम कंट्री में, बट स्टिल इसका जो मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस है ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन. जैसे कि पेरेंट होता है, चाइल्ड सब्सिडी होता है. जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज हेड ऑफिस डिसाइड करेगा, हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा, एंड सारे जो ब्रांचेस है दे विल गोइंग टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. तो इसलिए बोला गया है दैट इज यूनिटी ऑफ कंट्रोल. Fourth one is mighty economic power. When I say mighty economic power, it also means that MNCs are
पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, ठीक है। एमएनसीज जो है वो एकदम पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज रहते हैं। वो क्या करते थे, कीप ऑन एडिंग ऑन द इकोनॉमिक पावर थ्रू कंस्टेंट मर्जर, वो मर्जर करते रहते हैं, एक्विजिशन ऑफ कंपनी करते हैं इन होस्ट कंट्री, और इस तरीके से उनका जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सो वी कैन से दैट इज माइटी इकोनॉमिक पावर बिकॉज ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनी इन द होस्ट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ वन इज दैट इज एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। जब एमएनसी आता है, एमएनसी इज, हम बोल सकते हैं एमएनसी हैज इट्स कमांड एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। उनके जो टेक्नोलॉजीज वो एकदम अपडेटेड रहते हैं। इट एम्प्लॉयज, ये बेसिकली किसको एम्प्लॉय करता है, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। तो इस तरीके से इनका जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स रहता है, इट मोर ओवर टॉक्स अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव। इनका जो टेक्नोलॉजी रहता है वो कैपिटल इंटेंसिव रहता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, एंड जो उनके टेक्नोलॉजीज रहते हैं वो अपग्रेडेड एंड हाई डेटेड टेक्नोलॉजीज होते हैं। कमिंग प्रोसीडिंग विद द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं एमएनसीज की, एमएनसी का दूसरा नाम होता है द मैनेजमेंट टाइप इज कंप्लीटली प्रोफेशनल। तो यहाँ पे एमएनसीज क्या करता है, एमएनसी किसको एम्प्लॉय करता है, प्रोफेशनली ट्रेन्ड मैनेजर्स को। किसको एम्प्लॉय करता है, प्रोफेशनली ट्रेन्ड मैनेजर्स को। क्यों एम्प्लॉय करता है, टू हैंडल ह्यूज फंड, बिकॉज एमएनसीज की मैं बात करूँ तो बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, यहाँ पे जो एमएनसी है बहुत ज्यादा ह्यूज सम ऑफ मनी वो स्पेंड करती है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग टू सिक्योर इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों करती है, सो दैट हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हमेशा सिक्योर है एंड फायदे में है। दिस इज perhaps, हम बोल सकते हैं दिस इज perhaps द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द सक्सेस ऑफ एमएनसी। एमएनसी का जो सबसे सक्सेस पॉइंट है, दैट इज बिकॉज एमएनसी किस में डील करता है, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग स्किल्स में डील करता है। ये स्ट्रैटेजी के चलते दे आर एबल टू सेल व्हाट एवर प्रोडक्ट सर्विसेज दे प्रोड्यूस एंड जनरेट। तो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के चलते वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, वो काफी इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज दैट बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एमएनसी हमेशा किस में डील करता है, दैट कम्पीट, एमएनसी किसके साथ कम्पीट करता है, वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करता है, and therefore has a special attentions to the quality of the product। इसीलिए उनका जो special attention है वो किसके तरफ है, that is quality of product के तरफ है, ठीक है। अब कुछ उसके एडवांटेजेस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एडवांटेजेस एंड फ्यू लिमिटेशंस ऑफ एमएनसी। जो फर्स्ट एडवांटेजेस है दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली आप सिर्फ अपने कंट्री में ना सीमित रहते हुए आप बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज को क्या देते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्टअप करते हो, तो ऑब्वियसली इसके चलते, मैन्युफैक्चरिंग हब के चलते या ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस वेंचर, आप क्या जनरेट करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करते हो। तो एमएनसी क्या करता है, क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन होस्ट कंट्रीज। दिस इज द बिगेस्ट, हम बोल सकते हैं दिस कैन बी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एमएनसी फॉर कंट्रीज। देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है होस्ट कंट्रीज में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को टैकल कौन करता है, एमएनसी, बाय गिविंग देम अ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑटोमेटिक इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। एमएनसी क्या करता है, एमएनसी ब्रिंग्स मच नीडेड कैपिटल फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर होस्ट कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड फॉर एग्जांपल, हाँ, होस्ट कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो एमएनसी क्या करता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में लेके आता है। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं विद द एंट्री ऑफ एमएनसी, एमएनसी के एंट्री के चलते इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इज ऑटोमेटिक। ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी आ रही है तो वो अपना कैपिटल भी लेके आएगी, सो जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल है वो कैसा है, वो ऑटोमेटिक है, जिसके चलते द एंट्री ऑफ एमएनसी, दैट इज इंडिया, हम इंडिया का एग्जांपल ले ले, हैज अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद
several million dollar. हम बोल सकते हैं कि India has been attracted with the foreign investment pattern, and because of that India also getting a several million dollar. ठीक है, so automatically it inflow of foreign capital. Third point is that प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेस, हमारा जो रिसोर्सेस है उसका हम लोग ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्निकल नॉलेज, बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्निकल नॉलेज एमएनसी इस पोजीशन में है जहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेस है उनको आइडली ना रखते हुए, वेदर इट वुड बी इन टर्म्स रिसोर्सेस वुड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस जो भी है, इनको इनका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, जिससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस नेशनल इनकम ऑफ द होस्ट कंट्री. ठीक है, जो नेशनल इनकम है होस्ट कंट्री का वो काफी इंप्रूव हो जाता है. फोर्थ एडवांटेज पॉइंट है दैट इज इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस. तो एमएनसी क्या करती है, होस्ट कंट्री को क्या करती है, दैट मीन्स इंकरेज करती है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. क्या होता है, दिस विल हेल्प द होस्ट कंट्री टू इम्प्रूव अप टू बैलेंस ऑफ पेमेंट. जितना ज्यादा मैं एक्सपोर्ट करूंगी उतना अच्छा मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन होगा. लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टेक्निकल डेवलपमेंट. एमएनसी क्या करती है, एडवांटेज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ 10 होस्ट कंट्री. फॉर एग्जांपल एमएनसी आर अ व्हीकल फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ठीक है, बिकॉज ऑफ एमएनसी हम बोल सकते हैं पुअर होस्ट कंट्रीज आर बीन एबल टू डेवलप टेक्निकली, वो अपने आप को टेक्निकली डेवलप कर पाते. जैसे हम बोलते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो इट वाज अ लॉस टू सर्टेन एक्सटेंट. अगर हम देखेंगे तो काफी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि उन्होंने स्कूल, अपना एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे सेटअप किया है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी डेवलप हो गया है. तो वैसे ही जब एमएनसी आता है तो इट ब्रिंग्स अ टेक्निकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो एमएनसी है वो एम्प्लॉय क्या करता है, लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को एम्प्लॉय करते हैं. जो भी पीपल एम्प्लॉयड है एमएनसी, वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं इन मैनेजमेंट में, जिससे क्या होता है, दैट विल हेल्प अ प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट अलोंग विद द लेटेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस. तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अ मैनेजर इन द होस्ट कंट्री टू हैव सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, एंड ऑफ लोकल मोनोपोलिस. तो यहाँ पे क्या होगा, जब एमएनसी आएगा तो मोनोपोलिस पूरी तरीके से हट जाएगी. तो यहाँ पे क्या बोला, द एंट्री ऑफ एमएनसी, अगर एमएनसी आ रहा है, ठीक है, लीड्स टू कंपटीशन इन द होस्ट कंट्री. तो कॉम्पिटिशन आ जाएगा. जैसे पहले बिफोर 1991 देयर वर नो प्राइवेटाइजेशंस, बट प्राइवेटाइजेशन आने के बाद बहुत सारी जो भी मतलब कंपनीज है वो एक दूसरे के साथ compete करती है, एंड दैट कंपटीशन इज एक्चुअली हेल्दी कंपटीशन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब एमएनसी आया है, लोकल मोनोपोलिस्ट जो भी होस्ट कंट्रीज के हैं, आइदर दे स्टार्टेड इंप्रूविंग देयर प्रोडक्ट, वो क्या करने लगे, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट डालने लगे, रिड्यूस क्या करने लगे, अपने प्राइस को रिड्यूस करने लगे. Thus, MNC put to an end of exploitative practice of local monopolies. तो यहाँ पे जो लोकल मोनोपोलिस्ट थे ना, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे कस्टमर्स को, वो एंड हो गया, उसका एरा खत्म हो गया. तो एमएनसी क्या कंपाइल करता है, डोमेस्टिक कंपनी टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसीज एंड क्वालिटीज. अगर मैं अच्छा प्रोड्यूस, बाहर से आके मैं अगर अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जस्ट अ मिनट. Yes, we were discussing about what we were discussing, end of local monopolies, and next part is that is improvement in the standard of living. We can also see that by providing, जब MNC आता है तो वो क्या करता है, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. तो वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, they always try to provide the super quality product and services. And इससे चलते क्या होता है, MNC helps to improve the standard of living of people of host country. नेक्स्ट इज प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर. तो एमएनसी इंटीग्रेट करता है इकोनॉमीज ऑफ वेरियस नेशंस विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, हर एक कंट्री, सपोज फॉर एग्जांपल उसका हेड ऑफिस यूएस में है, उसके बहुत सारे जो बोल सकते हैं होस्ट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल 20 है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग अ ब्रदरहुड एंड कल्चर, दैट इज कल्चर एक्सचेंज शेयरिंग हम बोल सकते हैं, थ्रू देयर इंटरनेशनल डीलिंग. एमएनसी प्रमोट क्या करता है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर एंड पेव वे फॉर वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी.
So this were all the advantages of MNC. Let's proceed with the limitation part, that is disadvantage. Danger for domestic industries, एक तरफ से MNC क्या हो सकता है, danger हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, domestic industries के. Why? Because of the vast economic power. अब आप बहुत power में आ गए हो, that would pose a danger to the domestic industries which are still in the process of development. जो domestic industry है वो process of development में है, तो जो domestic industry है वो लोग वो जो challenge जो MNC pose करेगा उनके सामने, वो उसको face नहीं कर पाएंगे. जो बहुत सारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो लोग क्या करेंगे, वो चैलेंज को फेस ना करते हुए क्या कर देंगे, दे वुड वाइंड अप, वो लोग बंद भी कर सकते हैं. ठीक है, जिससे ये बोल सकते हैं हम एक तरह का थ्रेट है. किससे थ्रेट है हमें, एमएनसी से है. एमएनसी क्या करता है, गिव्स अ सेटबैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्री. तो ये एक सेटबैक हो जाता है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्री. दैट इज रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम ये बोल सकते हैं, दैट मीन जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है होस्ट कंट्री से, वो प्रॉफिट वो सब अपने देश में लेके जा रहा है. दैट इज अपने हेड ऑफिस जहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है, वो सारे प्रॉफिट्स वहां पे लेके जा रहे हैं. तो रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच ऑल्सो मीन्स सेंडिंग प्रॉफिट टू देयर कंट्री. वो अपने कंट्रीज को क्या करेंगे, सेंड करेंगे. एमएनसी जो है वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न करता है, एंड यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को अगर लेके जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे कंट्रीज को, होस्ट कंट्रीज के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच ऑब्वियसली गोज आउट फ्रॉम द होस्ट कंट्री. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नो बेनिफिट टू द पुअर पीपल. पुअर पीपल को पुअर बेनिफिट नहीं करता है. एमएनसी वही गुड्स प्रोड्यूस करता है विच आर यूज्ड बाय द रिच. वो जो क्रीम लेयर ऑफ पीपल है, सेट ऑफ पीपल है, वो ही यूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को. तो एमएनसी वही प्रोडक्ट यूज करता है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो भी पुअर पीपल है होस्ट कंट्री के, जनरली दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ एमएनसी. डेंजर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस यहाँ पे क्या बोला है कि एमएनसी पहले क्या करती है, हेल्प करती है गवर्नमेंट को. ठीक है, ऑफ द होस्ट कंट्री इन नंबर ऑफ वे, बहुत सारे वे में उनको हेल्प करती है. एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या करती है, स्टार्ट इंटरफियरिंग. वो इंटरफियरिंग करती है पॉलिटिकल अफेयर, होस्ट कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफियर करना स्टार्ट करती है. फिर उससे क्या होता है, इम्प्लिसिट डेंजर टू द इंडिपेंडेंस. इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस करने से हम बोल सकते हैं इट वुड बी अ डेंजर टू द इंडिपेंडेंसी ऑफ द होस्ट कंट्री. ठीक है, तो हमें कंट्रीज को पूरा डिपेंड भी कभी कभी हो जाना पड़ता है एमएनसी के ऊपर इन अ लॉन्ग रन. सो इट वुड बी रियली डेंजरस सिचुएशंस फॉर द होस्ट कंट्री. नेक्स्ट वन इज दैट disregard of the international disregard of the national interest of the host country, which also means MNC जो है वो इन्वेस्ट करती है मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर. जहां पे उसको लग रहा है कि ये प्रॉफिट है, वहीं पे वो इन्वेस्ट करेगी. और वो क्या करेगी, नेशनल का क्या गोल है, उसके क्या प्रायोरिटीज है, उसको ना ध्यान में रखते हुए, उससे जो लगता है कि ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है तो मैं उसी में ही क्या करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी. ठीक है, दे एक्चुअली डू नॉट केयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन. जो भी बैकवर्ड रीजन है उनके तरफ बिल्कुल भी केयर नहीं करते. एंड नेवर केयर बिकॉज they are outsiders. They actually do not care for the development of backward region, and even they are least bothered to solve chronic problem of the host country. जैसे for example chronic problem की जब मैं बात करती हूँ, for example it would be in the form of unemployment and poverty. तो ठीक उसी तरीके से they are least bothered about it. Then misuse of mighty status, जो उनको status मिला है ना, mighty status, वो उनका misuse कर सकते हैं. That is MNCs जो है वो पावरफुल इकोनॉमी एंटिटीज होते हैं. दे कैन अफोर्ड एंड बियर द लॉसेस फॉर द लॉन्ग रन. अगर उनको लॉसेस भी हुआ तो वो बेयर कर सकते हैं इन द होप. क्यों वो बेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर होपिंग कि अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट वंस दे हैव एंडेड लोकल कॉम्पिटिशंस एंड अचीव मोनोपोली. ऑब्वियसली उनको एक स्टेटस मिल गया है. आज अगर वो लॉस में जा रहे हैं तो कल वो प्रोडक्ट इस तरीके से डिलीवर करेंगे कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स है वो लोग कंपटीशन में सर्वाइव नहीं करेंगे एंड दे में बैकआउट. एंड इसके चलते ये जो एमएनसी है वो एक मोनोपोली एड्रेस करेंगे. ठीक है, दिस में भी बोल सकते हैं स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं एमएनसी टू वाइप ऑफ, कि लोकल जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनको हम लोग वाइप ऑफ कर देंगे. नेक्स्ट इज केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऑब्वियसली वो होस्ट कंट्री में आ रहे हैं तो उनके रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका केयरलेसली यूज करें. तो एमएनसी का जो टेंड रहता है दैट इज टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्री केयरलेसली.
they causes rapid depletions of some of the non renewable natural resources. जो भी non renewable natural resources है उसका वो लोग बहुत यूज करके उसको कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहे हैं. इन दिस वे हम बोल सकते हैं एमएनसी कॉज अ परमानेंट डेंजर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्री. तो जो परमानेंट डेंजर है दैट इज बाय यूजिंग ए नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा यूज करने से बहुत ज्यादा डेंजर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. ठीक है. सेल्फिश प्रमोशंस ऑफ अलाइन कल्चर हम बोल सकते हैं. एमएनसी क्या करती है, प्रमोट करती है अलाइन कल्चर इन होस्ट कंट्री टू सेल देयर प्रोडक्ट. ठीक है. दे मेक पीपल फॉरगेट अबाउट देयर ओन कल्चर हेरिटेज. वो अपने कल्चर्स लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमएनसीज में जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हाँ एमएनसी है तो वो इंडियन फेस्टिवल्स पे छुट्टी नहीं देती है, लेकिन उनके कंट्रीज के जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे छुट्टी देती है. तो हम बोल सकते हैं एमएनसी ने क्रिएट किया है टेस्ट ऑफ फूड जो हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, दिस प्रमोशंस ऑफ फॉरेन कल्चर. इससे क्या होता है, फॉरेन कल्चर प्रमोट होता है और इट वुड बी इन डेंजरस और इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ द पीपल. ठीक है. उनका फूड स्टाइल, उनका सॉफ्ट ड्रिंक स्टाइल दैट वुड बी डेंजरस. एंड लास्ट दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल इन अ सिस्टमैटिक मैनर. हम पीपल को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं थ्रू एमएनसी. तो एमएनसी क्या करता है, जॉइन हैंड्स विद द बिग बिजनेस हाउसेस. जो भी बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेस है होस्ट कंट्री के, उनको ज्वाइन करते हैं एंड एमर्ज एज अ पावरफुल मोनोपोलिस्ट. और दोनों मिलकर, दैट इज मैंने आपको बोला था मर्जर से वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू बिकम अ पावरफुल मोनोपोलिस्ट. एंड इसके चलते क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. जो इकोनॉमिक पावर है वो किसके हाथ में रहता है, फ्यू पीपल्स के हाथ में ही रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है. ग्रेजुअली दिस मोनोपोली मेक इट अ बर्थ राइट टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल. तो इससे क्या होता है, जो पुअर पीपल है उनको एक्सप्लॉइट करने का चांस मिल जाता है एंड एनरिच देमसेल्फ. और खुद को हायर पोजीशन में, खुद को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में क्रिएट करने का उनको चांस मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट हियर इज सम ऑफ द एडवांटेज. वो सारे एडवांटेजेस किसके थे, डिसएडवांटेज किसके थे, होम दैट इज होस्ट कंट्री के थे. अब जो मैं लेने वाली हूँ दैट इज होम कंट्री को क्या क्या एडवांटेजेस है. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं एमएनसी जो है यूजुअली क्या करती है, दे गेट रॉ मटेरियल एंड लेबर सप्लाईज फ्रॉम द होस्ट कंट्री. तो रॉ मटेरियल वो कहाँ से डिराइव करते हैं, होस्ट कंट्री से. लेबर कहाँ से डिराइव करते हैं, होस्ट कंट्री से. और वो कैसे डिराइव करते हैं, लोअर प्राइसेस में डिराइव करते हैं एज कंपेयर टू अपने खुद के कंट्री से. स्पेशली व्हेन होस्ट कंट्रीज इज बैकवर्ड और डेवलपिंग. अगर कंट्री बैकवर्ड और डेवलपिंग है तो ऑब्वियसली वहां से रॉ मटेरियल, लेबर एक्वायर करना कम प्राइस में बहुत इजीली हो जाता है. MNC can widen the market for goods by selling in the host country. MNC क्या कर सकती है, अपनी मार्केट को वाइड कर सकती है. कैसे कर सकती है, by selling goods कहाँ पे, अपने खुद के होस्ट कंट्री में, and increase their profit. और क्या करेगी, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेगी. ठीक है. दैट इज कैसे इंक्रीज करेगी, by having a good earning by way of dividend earned from the operations in the host country. Third point here is that थ्रू ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज. जो एमएनसी है वो बहुत कंट्रीज में ऑपरेट करके प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज. को क्या प्रोवाइड करती है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. एमएनसी क्या ऐड करती है, इंटरनेशनल गुडविल. एमएनसी का जो है वो इंटरनेशनली गुडविल क्रिएट करती है. ठीक है. विच दे कैपिटलाइज इन द लॉन्ग रन. फ्यूचर में उसको कैपिटलाइज करती है. ठीक है, लॉन्ग रन के लिए. Now we'll go with the limitations or we can say disadvantages to the home country. Home country को क्या disadvantage हो सकता है, पहला that is they may lose ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द होम कंट्री. खुद के कंट्रीज के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ना एम्प्लॉयमेंट देते हुए हम चांस किसको दे रहे हैं, होस्ट कंट्री को. तो एम्प्लॉयमेंट वहां क्रिएट कर रहे हैं. तो हमारे कंट्री के खुद के लोग अनएम्प्लॉयड हैं. क्यों ये ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत जगह पे स्प्रेड है. हमारा जो मार्केटिंग ऑपरेशन है वो बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेडेड अक्रॉस है. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, एमएनसी जो है सीवियर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग. बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज होते हैं तो उनको मैनेज कर पाना अगेन अ बिग टास्क. दिस माइट डिस्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अटेंशन फ्रॉम द मेन बिजनेस इशू. इससे क्या हो सकता है, जो मेन बिजनेस इश्यूज है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉजिंग लॉस ऑफ होम कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट दैट इज एमएनसी क्या करती है, सीवियर कॉम्पिटिशन फेस करती है. ठीक है. दैट इज उनके सामने में बहुत सारे एमएनसी होते हैं ना, एमएनसी इंटरनेशनल मार्केट. देयर अटेंशन एंड फिनांस माइट बी more devoted to wasteful counter and competitive advertising, resulting in higher marketing cost and lesser profit for the home country.
कंट्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि एक एमएनसी दूसरे एमएनसी के साथ भी compete करता है, एंड इसके चलते क्या होगा, उनका जो अटेंशन दैट वुड बी फोकस ना होते हुए डाइवर्ट हो सकता है, एंड वेस्टफुल काउंटर एंड कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग के चलते वी कैन से कि काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट हो जाता है, एंड मार्केटिंग कॉस्ट के चलते हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक ए एमएनसी है, बी एमएनसी, तो ए बी के साथ compete कर रहा है, कौन कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बेटर वे में करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होगा, अगर ए ने बहुत ज्यादा एक्सपेंस किया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इससे क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो काफी कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, एमएनसी क्या करेगा, मे नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पीपल ऑफ द होम कंट्रीज इफ इट अडॉप्ट जियोसेंट्रिक अप्रोच। हाँ, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर किया, तो ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच मतलब क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, कि जहां पे व्हेन एमएनसी रिक्रूट द मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय फॉर द जॉब इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी। तो आप कोई भी नेशनलिटी को, आप में टैलेंट है, आप यू आर सुटेबल फॉर द जॉब, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, so with this we have completed few important concept and a detailed introduction in and out about MNC. Thank you so much.